लास्ट टाइम चालू, लास्ट लेक्चर में हमने एलएलपी इसमें से स्टार्ट किया था। वैसे हमने कब से एलएलपी हम कर रहे हैं गाइस। तो उसमें सेकंड नंबर का टॉपिक देखते हैं कि अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है, राइट, तो उसके लिए विच आर द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो आज अपन देखने वाले हैं गाइस। यस, सो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी गाइस, incorporation documents, the most important document needed for the registration is the incorporation of document. Just allow me a minute guys. So अगर guys अगर आप incorporation करना चाहते हैं limited liability partnership, right, so there are many things required to be taken care of. ठीक है, आज उसको पढ़ते गाइस। the most important document जो आपको चाहिए that is needed for registration is the incorporation document, right. इनकॉर्पोरेशन करने के लिए गाइज आपको इनकॉर्पोरेशन के वेरियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, समझना, राइट। वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे बनाने पड़ेंगे एंड आरओसी में अपलोड करने पड़ेंगे वेरियस फॉर्म्स के अंदर। अभी आपको अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेशन करना है गाइज, सो इसने बोला फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड 2 और मोर पार्टनर्स, राइट। एक तो मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए गाइज हम लोग को मालूम है, मिनिमम 2 पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होंगे गाइस, 2 पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। तो ये ध्यान रहे गाइस कि आप इलीगल बिजनेस कोई भी नहीं कर सकते एलएलपी खोल के। विथ अ व्यू टू प्रॉफिट शैल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, राइट। वो उनके नाम वहां पे सब्सक्राइब करेगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर and with such fees as may be prescribed with the registrar of the state in which the registered office of the LLP is to be situated। मतलब कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस गाइस जहां पे होगा, सपोज आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सैटेलाइट एरिया में है अहमदाबाद में, सो आप सैटेलाइट एरिया में कब रखोगे, अगर आपको गुजरात के अंदर ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है तो, राइट। मतलब कि जिस स्टेट में आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना है उस स्टेट का आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी साथ में देना पड़ेगा, सिंपल है, राइट। सो गाइस 3 चीजें देखी हमने। लॉफुल बिजनेस के लिए हम कर सकते हैं, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए एंड आपको रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस अकॉर्डिंगली जिस स्टेट में आपको एलएलपी करना है उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। आपको ये जो भी चीजें दोगे देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर, वो अपन देखेंगे। वो स्टेटमेंट कौन देगा, मेड बाय इधर एडवोकेट या कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है गाइस, तो एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट जो होगा गाइस, ये स्टेटमेंट कौन देगा, तो इधर एडवोकेट, बिकॉज ये 4 जन के सिग्नेचर से ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है गाइस, या सीए या सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट, राइट, सीडब्ल्यूए। by anyone who subscribed his name to the incorporation document। सिर्फ इतने लोग नहीं, एंड एक तो ये लोग भी स्टेटमेंट देंगे, एंड by anyone who subscribed his name to the incorporation documents। मतलब कि जो सब्सक्राइबर्स है गाइस, जो कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है, एलएलपी के अंदर इन्वॉल्व है, राइट, उनसे भी हमको ये स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट में होगा क्या, तो ये स्टेटमेंट में ये लोग ये लिख के देंगे कि भैया हमने एलएलपी एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट एंड रूल्स की सारी रिक्वायरमेंट जो है रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन वो हमने कंप्लाई किया है। ये स्टेटमेंट में वो लोग क्या मेंशन करेंगे, मेंशनिंग दैट all the requirements of act and rules relating to incorporation of LLP
has been complied with. ठीक है, इतना गाइज आपको वहां पे ये स्टेटमेंट के फॉर्म में देना पड़ेगा. सो पहले पॉइंट समझना गाइज, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए. पहला पॉइंट क्या था? लॉफुल बिजनेस के लिए आप एलएलपी करोगे, राइट, एंड मिनिमम मिनिमम वहां पे 2 पार्टनर होंगे और पर्सन भी कैन से, राइट. दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस आपको एलएलपी का देना पड़ेगा, राइट, इन विच स्टेट आपको, जहां पे आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है. तीसरा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा. स्टेटमेंट कौन देगा गाइस? एक तो एडवोकेट, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट देगा, एंड सब्सक्राइबर्स देंगे जिसको ये कंपनी बनानी है, राइट. क्या स्टेटमेंट देंगे? तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा कि भैया हमने इस एक्ट के रूल्स के सारे जो कंप्लायंसेस है वो प्रॉपरली कंप्लाई किए हैं. ये देखिए गाइस, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट and the rules made thereunder that have been complied with in respect of the incorporation and the matters precedent and the incidential had to, right. हमने ये सारे compliances वहां पे किए हैं. ये इतनी चीजें गाइस चाहिए. The incorporation document shall be in a form as may be prescribed, मतलब वो आपके हिसाब से आप लिख के दे दोगे ऐसा नहीं चलेगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होने चाहिए. नाम लिखना पड़ेगा आपको एलएलपी का. कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए गाइस? तो नेम ऑफ एलएलपी वी नीड. स्टेट द प्रपोज बिजनेस, ऑब्वियसली एलएलपी कौन सा बिजनेस करने वाली है वो हमको लिखना पड़ेगा. सो बिजनेस ऑफ एलएलपी. एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. पार्टनर का नाम एंड एड्रेस, जो आपका पार्टनर है गाइस, जो पार्टनर बनना चाहते हैं उसका नाम, उसका एड्रेस. डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम एंड एड्रेस. आप लोग भी मेरी तरह अंडरलाइन या ऐसे डब्बा बनाना है तो बना सकते हो. तो गाइस आपको नाम एंड एड्रेस पार्टनर का चाहिए, नाम एंड एड्रेस डेजिग्नेटेड पार्टनर का चाहिए. पार्टनर बोले तो मैंने आपको बताया था गाइस, पार्टनर इज इक्वल्स टू क्या होता है? शेयर होल्डर्स, राइट. कंपनी में शेयर होल्डर्स बोलते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स बोलते हैं जो पैसा लेके आता है. एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर इज इक्वल्स टू डायरेक्टर. कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन. ये सब्सक्राइबर बोले तो पार्टनर, सब्सक्राइबर पार्टनर्स सब कुछ सेम है गाइस. सब्सक्राइबर मतलब वो वहां पे कंपनी लॉ में उसको सब्सक्राइबर बोलते हैं, राइट, जिन्होंने पहली बार शेयर सब्सक्राइब किए हैं. यहाँ पे वो लोग पार्टनर की तरह कंसीडर किए जाते हैं. Contain such other information concerning the proposed LLP as may be described, right. Other informations जो भी आपको ठीक लगती है. So guys, इतना informations आपको वहां पे देना पड़ेगा. पार्टनर्स का यहाँ पे नाम एड्रेस आ गया. नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. सिंपल है. इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबोव, अगर ऊपर किसने लोग ने ये स्टेटमेंट दिया था गाइस? तो एक तो CSCW ने स्टेटमेंट दिया था एंड दूसरा सब्सक्राइबर ने स्टेटमेंट दिया था. अगर ये स्टेटमेंट गलत हुआ या सही नहीं हुआ, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, तो फिर उस पर्सन को 2 साल की जेल हो सकती है एंड उसको 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है. आपने स्टेटमेंट ऐसा दिया कि भैया हमने सारे रूल्स रेगुलेशंस एक्ट के कंप्लायंसेस किया है, बट एक्चुअली में आपने कोई कंप्लायंसेस न किया हो. अगर आपका स्टेटमेंट गलत साबित हुआ या आपके स्टेटमेंट में कुछ एरर आई या स्टेटमेंट को सही नहीं मान सकते, ऐसी सिचुएशन अराइज हुई, तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है. जो भी CS इन्वॉल्व था उसको भी एंड सब्सक्राइबर को भी. एंड 10,000 से 5 लाख तक का जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ सकता है गाइस. इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन. कम ऑन गाइस, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं. वंस यू विल सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, ROC वहां पे ROC आपको क्या करेगा? कम ऑन, ये
जो भी आपके प्रपोज्ड पार्टनर्स है या कोई भी पर्सन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी को देता है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स देता है, राइट। तो आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वहां पे दे देगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आरओसी विल ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन when the requirements imposed by clause B C of subsection 1 of 11 have been complied with, अगर आपने सारे compliances कर दिए है, the registrar shall retain the incorporation document unless the requirement imposed by clause A of subsection has not been complied with within a period of 14 days. इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है गाइस कि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए हैं, राइट, तो 14 दिन के अंदर अंदर आरओसी ये एलएलपी को रजिस्टर कर देगा एंड आपको सर्टिफिकेट दे देगा, राइट। उसके अंदर नाम भी लिखा होगा कि भैया आपका ये वाला एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। द रजिस्ट्रार मे एक्सेप्ट द स्टेटमेंट delivered under clause C of subsection 1 of 11 as sufficient evidence that the requirement imposed by clause A of that subsection have been complied with. राइट, आपने 11(1)(c) के हिसाब से ये जो रिक्वायरमेंट भेजी थी, ये देखिए ये 11 है, ये 1 है, ये C है, राइट। सो ये बोलता है कि भैया आपने ये जो 11(1)(c) के हिसाब से जो स्टेटमेंट भेजा था, वो स्टेटमेंट को सही मान के आरओसी उसको कंसीडर करके क्या कर सकता है, आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। फिर से पढ़िएगा इस, द रजिस्ट्रार मे एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर सब क्लॉज C subsection 1 of section 11 as sufficient evidence that the requirement जो थी आपने वो सारी की सारी कंप्लाई कर दी है। Certificate under subclause B, clause B subsection 1 shall be signed by the registrar and authenticated his official signature, right। तो मतलब आरओसी आपको जो भी सर्टिफिकेट देगा वो साइंड एंड सील्ड वाला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। ये सर्टिफिकेट जो भी रहेगा गाइस वो कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा कि भैया एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है उस चीज के लिए। सो गाइस आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो आपको फाइल करने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करोगे, साथ में आप स्टेटमेंट दोगे कि आपने सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंसेस किए हैं। सो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ यू विल गिव द स्टेटमेंट्स एज वेल, राइट, एंड देन आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ये कोई भी एलएलपी होता है गाइस, वो एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। एवरी एलएलपी शैल हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच, जहां पे सारे कम्युनिकेशंस किए जाते हैं। अगर आरओसी को कुछ भेजना है तो आरओसी उसी रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजता है। सो गाइस जैसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ठीक वैसे ही एवरी एलएलपी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, राइट, जहां पे आरओसी आपको जो भी आरओसी को भेजना होगा डॉक्यूमेंट्स या नोटिस वगैरह, तो आरओसी आपको भेज सकता है। ये आरओसी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर भेजता है एलएलपी को या एलएलपी के पार्टनर को या एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर को, तो यहाँ पे बोला इसने a document that may be served on a LLP or a partner designated partner by sending it by post under a certificate of posting, by registered post, by any other manner at the registered office and under other address specifically declared by the LLP. कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे भेजेगा ये, तो एज आई टोल्ड यू गाइस कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजेगा या कोई अदर एड्रेस आपने वहां पे स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया है तो वहां पे भी वो भेज सकता है। सो आरओसी एलएलपी को, पार्टनर को, डीपी को, हर किसी को वहां पे, राइट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजना है at the registered office,
या फिर अदर ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय एलएलपी। एलएलपी ने सपोज कोई टेम्पररी एड्रेस दिया है, ऐसा कुछ भी है, तो वो वहां पे भी भेज सकता है। क्या एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर सकता है? द आंसर इज यस, एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस फाइल करना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा कि भैया हमने हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है, राइट? तो वो सारी कंडीशंस एंड सब कुछ जो लिखा हुआ होगा उस हिसाब से आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हो। सो मीनिंग देयर बाय एलएलपी may change its registered office, राइट? उसके लिए आपको जो कंप्लायंसेस दिए होंगे वो आपको करने पड़ेंगे और आप डेफिनेटली अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हो। अगर एलएलपी कॉन्ट्रावेंशन करेगा किसी भी प्रोविजन का, किसी भी सेक्शन का, तो एलएलपी एंड उसके पार्टनर्स जो होंगे गाइस, उनको पनिशमेंट हो सकता है और उनको 2000 से 25,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। 2000 से 25,000 तक का फाइन हो सकता है। अगर वो कोई वायोलेट करता है किसी भी प्रोविजन का। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 14 क्या बोलता है कि जैसे ही आपका एलएलपी रजिस्टर हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन एलएलपी शेल बाय इट्स नेम कैपेबल ऑफ, अगर वो किसी को, जैसे गाइस हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था ना, ये वैसा वाला ही है कि वो किसी के ऊपर सूट फाइल करना चाहता है तो सूट फाइल कर सकता है। ये देखिए, सुइंग और बी स्यूड, राइट? वो किसी के ऊपर केस फाइल करना चाहता है तो वो कर सकता है डेफिनेटली। Then doing and suffering such other acts as the things fits, body corporate may lawfully do and suffer. So same as body corporate guys, इसको सारी चीजें applicable हो जाएगी। वही चीज ये यहाँ पे लिखा हुआ है, doing and suffering such other acts and things as body corporate may lawfully do and suffer। उसका खुद का कॉमन सील होगा अगर उसने डिसाइड किया, बिकॉज ये ऑप्शनल है। सो यहाँ पे इसका कॉमन सील भी जैसे कंपनी के अंदर भी ऑप्शनल है, वैसे यहाँ पे भी वो ऑप्शनल रहेगा। वो खुद के नाम पे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय कर सकती है, सेल कर सकती है। यस गाइस, सो वी हैव डिस्कस्ड टिल लेट कि भैया अगर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहला हमने देखा गाइस, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन्स इकट्ठे होंगे लॉफुल बिजनेस करने के लिए विद द व्यू टू प्रॉफिट, राइट? वो लोग वहां पे क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका एलएलपी का होना जरूरी है गाइस। स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट होगा गाइस, वो जो स्टेटमेंट होगा, द स्टेटमेंट कौन देगा? तो इसने बोला there shall be filed along with the incorporation documents a statement in the prescribed form, advocate CS cost accountant देगा, सब्सक्राइबर देगा, ये बताते हुए कि भैया हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंसेस कर रहे हैं, राइट, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये आपको बताना पड़ेगा। देन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर गाइस आपको एलएलपी का नाम, बिजनेस एड्रेस, पार्टनर का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम, अदर इंफॉर्मेशंस, ये सब कुछ आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत साबित हुआ या अगर वो सच नहीं है तो जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया है उसको 2 साल का जेल हो सकता है एंड 10,000 से 5 लाख का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, आप जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे, स्टेटमेंट फाइल करोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपका कंपनी आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर देगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी वहां पे दे देगा।
ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है गाइस, वो कंक्लूसिव एविडेंस है जो ये प्रूव करता है कि भैया आपका एलएलपी इस नाम से इनकॉर्पोरेट हो चुका है। एवरी कंपनी, एवरी एलएलपी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है गाइस। आरओसी सारे डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशंस उसी एड्रेस पे करता है या फिर सच अदर एड्रेस जो आपने वहां पे स्पेसिफिकली बताया हुआ हो। एलएलपी जब चाहे तब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर सकती है विद द ड्यू कंप्लायंसेस, जो भी फॉर्म्स वगैरह फाइल करने के होंगे वो करके वो कर सकता है। अगर एलएलपी किसी सेक्शन का वायोलेशन, ये सेक्शन का वायोलेशन करता है, राइट, तो उसको और उसके पार्टनर्स को 2000 से 25,000 तक का फाइन वहां पे हो सकता है। सेक्शन 14 ये बोलता है कि भैया उसके पास सारे एलएलपी के पास सारे बॉडी कॉर्पोरेट के लक्षण आ गए, राइट, वो किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाय सेल कर सकता है, एंड वो ऑप्शनल है, बट यस अगर उसको रखना है तो वो कॉमन सेल भी वहां पे रख सकता है। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस। अगर आप एलएलपी बनाना चाहते हो तो कानून ये बोलता है कि भैया आपके नाम के पीछे लास्ट वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एक्रोनिम एलएलपी, एक्रोनिम का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म, राइट। तो यस गाइस आपका लास्ट वर्ड ऐसा होना जरूरी है, मीनिंग देयर बाय सपोज मैं एलएलपी बनाना चाहता हूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा सचिन एडवाइजरी एलएलपी, राइट। सो लास्ट वर्ड इधर एलएलपी या फिर सचिन एडवाइजरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसे करके मेरे को वहां पे लिखना पड़ेगा गाइस। सो इधर मैं शॉर्टकट एलएलपी लिखूंगा या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वहां पे मेरे को बिहाइंड द नेम ऑफ एलएलपी। सर इसमें कोई टाइप है एलएलपी के, प्राइवेट एलएलपी, पब्लिक एलएलपी? नो बेटा, कोई टाइप इसके अंदर नहीं है। नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भैया ये जो नाम एलएलपी मांग रही है ना वो अनडिजायरेबल है। सो अगर एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल हुआ, मतलब कि अनडिजायरेबल का मतलब क्या होगा सर, मतलब कि बेटा ऐसा नाम कि जो अवेलेबल नहीं है या जो ऐसा ऐसा पेट्रोनेज दे रहा है, राइट, मतलब कि ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि ये गवर्नमेंट से ये एलएलपी बिलोंग करती हो, राइट। सपोज आज किसी को एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी, नरेंद्र मोदी एडवाइजरी एलएलपी। अभी नरेंद्र मोदी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, राइट। किसी को एलएलपी बनानी है महात्मा गांधी एजुकेशन एलएलपी, तो ऐसे गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि नहीं भैया ये नाम अनडिजायरेबल है, फिर किसी को ऐसा बनाना है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एजुकेशन एंड एडवाइजरी एलएलपी, तो अभी किसी को क्या लगेगा कि ये राष्ट्रपति ने ये एलएलबी बनाया होगा या चालू किया होगा, राइट। तो गाइस आप ऐसे ही ऐसे बहुत सारे लिस्ट दी हुई है 25-30 नामों का, बट वो सीए इंटर के अंदर आता है आपके सिलेबस के अंदर, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। सो कानून ये बोलता है कि भैया ये जो एलएलपी है ना वो रजिस्टर्ड नहीं होगी ऐसे नामों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो अनडिजायरेबल है, मतलब वो अवेलेबल नहीं है, राइट। या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लगता तो कोई बात नहीं, बट अगर उस नाम का ऑलरेडी किसी ने मार्क रजिस्टर कराया है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है, या फिर वो नाम किसी दूसरे नाम से मिलता जुलता है, आइडेंटिकल है या नियरली रिजेंबल है ऑफ एनी अदर पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर किसी ट्रेडमार्क से वो मिलता जुलता है, मतलब कि उस नाम का किसी ने ट्रेडमार्क ले रखा है या उस नाम का पार्टनरशिप फर्म है या उस नाम का कंपनी ऑलरेडी है, राइट। सो अगर ऐसा कुछ भी वहां पे देखने को मिलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे मना कर सकता है और आप उस नाम का एलएलपी डेफिनेटली ओपन नहीं कर सकते। सो गाइस आपको जो भी नाम चाहिए वो नाम आपका अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, उस नाम वो नाम किसी और नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, वो नाम किसी नाम से रिजेंबल मतलब सेम नाम भी नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए। रिजेंबल मतलब मिलता जुलता, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, राइट। किससे? किसी पार्टनरशिप फर्म से एंड एलएलपी से, किसी बॉडी कॉर्पोरेट से, या फिर किसी ने अगर अपना ट्रेडमार्क ले रखा है तो उससे। ठीक है गाइस, सेक्शन 15 नाम के बारे में बात करता है। आपको हर नाम के पीछे
LLP या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड लिखना पड़ेगा। देखिए ये चीज हमने देखी। दूसरा कि भैया आपका जो LLP का नाम जो आप रखना चाहते हो वो किसी दूसरे नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। 4 वर्ड याद कर लो गाइस। आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल पार्टनरशिप फॉर्म से नहीं होना चाहिए, LLP से नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट से नहीं होना चाहिए, किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से भी ये रिजेंबल नहीं होना चाहिए, मतलब कि मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए। सपोज आज किसी की कंपनी है, किसी का LLP है, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी LLP। 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी LLP, राइट। एंड अभी आपको अपना एक LLP बनाना था, तो आपने नाम सोचा कि चलो भाई है ना हम ऐसा नाम रखते हैं। आपने नाम सोचा चलो हमारा नाम हम ऐसा रखते हैं। बताइएगा इस क्या आपको ये नाम मिलेगा मैसेज में? क्या आपको ये 5 स्टार वाला सिंबॉलिक नाम मिल सकता है? बताइए। द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज बोलने में तो ये सेम ही है ना, राइट। एक कोई चीज आप हिंदी में लिखो और फिर आप वही चीज इंग्लिश में लिखो और बोलते हो कि नहीं नहीं हमारा नाम अलग है। नहीं भैया, 5 स्टार तो 5 स्टार ही रहेगा, तो आपको ऐसा नाम नहीं मिल सकता। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल था ये, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज किसी का LLP है सचिन एडवाइजरी LLP। एंड अभी आपको नाम चाहिए, आपने बोला कि चलो भाई हमको ये नाम तो दे दो, सचिन एडवाइजर्स LLP। बताइए गाइस, मिलेगा क्या आपको? ये भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये रिजेंबल है। एडवाइजरी एडवाइजर्स, राइट। तो ये रिजेंबल हो गया, ऊपर वाला तो 100% सेम था, आइडेंटिकल हो गया था। और अभी ये नाम आपका क्या हो गया गाइस? रिजेंबल हो गया। तो वहां पे कानून मना करता है कि भैया नहीं नहीं, आपको ऐसे नाम वहां पे डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। अगर किसी का 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी LLP और आपको 7 स्टार रखना है, हाँ तो कोई इशू नहीं है ना गाइस, राइट। तो डेफिनेटली आप वहां पे रख सकते हो, बिकॉज वो दोनों नाम मिलता जुलता नहीं है, ना ही रिजेंबल है। रिजेंबल का मतलब क्या होता है कि उसके प्रोनाउंसिएशन इधर सेम हो रहे हैं, राइट, या सिर्फ उसमें एक आध शब्द का ही फर्क है और आपने उसको वहां पे उसके मीनिंग सेम हो रहे हैं, वो सिमिलर, आपने सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया है, बाकी वो सेम है, राइट। तो उसको रिजेंबल या आइडेंटिकल वहां पे कंसिडर किया जाता है। आपने सिर्फ उसके वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया, राइट, बाकी आपने सेम टू सेम रखा। रिजर्वेशन ऑफ द नेम, यस गाइस। अगर आपको LLP बनाना है, राइट, तो आपको पहले नाम रिजर्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गाइस? नाम रिजर्व करना पड़ेगा। मतलब कि सपोज आज आप LLP इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो कानून ये बोलता है कि भैया आप जिस नाम से LLP बनाना चाहते हो वो नाम अवेलेबल है या नहीं है वो तो पहले देख लो। तो इसीलिए गाइज आपको क्या करना पड़ता है, ये नाम रिजर्व करना पड़ता है। इसके लिए जो फॉर्म फाइल करता है ना गाइस ROC में, वो फॉर्म का नाम क्या पता है? रन LLP। क्या है सर? रन LLP। रन का मतलब जानते हो आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय रन? रन का मतलब है, रन रन का मतलब है रिजर्व। R मतलब रिजर्व, यूनिक नेम, इसको बोलते हैं रन गाइस। ठीक है। सो यस गाइस, आपको फॉर्म रन LLP फाइल करना पड़ेगा। जो भी नाम आपको चाहिए वो नाम आप उसके अंदर डालोगे। अगर वो नाम अवेलेबल होगा तो गवर्नमेंट आपको उस नाम के लिए अलाउ करेगा, आप उस नाम से LLP बना सकते हो। अगर वो नाम अवेलेबल नहीं होगा तो गवर्नमेंट आपको मना कर देगा गाइस।
राइट। तो ऐसे फॉर्म रन एलएलपी फाइल करना पड़ता है गाइस। अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी as accompanied by such fees as may be prescribed to the registrar for the reservation of name set out in the application. तो उसके लिए ये कौन सा फॉर्म है गाइस, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। As the name of the proposed LLP, या फिर जब आप अपनी एलएलपी का नाम चेंज करना चाहते हो गाइस, सपोज आज मेरी एलएलपी है ऑलरेडी सचिन एडवाइजरी एलएलपी, और उससे मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ सचिन एजुकेशन एलएलपी, तो वो नाम अवेलेबल है कि नहीं है वो तो मुझे देखना पड़ेगा ना, राइट। सो यहाँ पे कानून क्या बोलता है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी एग्जिस्टिंग एलएलपी है, राइट, ऑलरेडी वो इनकॉर्पोरेटेड है, द नेम टू विच द एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, तो मेरे को नया नाम क्या रखना है, सचिन एडवाइजरी एलएलपी से, तो उसके लिए भी मुझे सेम फॉर्म ही फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म रन एलएलपी। सो गाइस फॉर्म रन एलएलपी दो चीजों के लिए फाइल होता है, आई रिपीट, फॉर्म रन एलएलपी दो चीजों के लिए फाइल होता है। नंबर वन किस चीज के लिए था, अगर आपको नया एलएलपी बनाना है तो उसके लिए भी आपको फॉर्म रन एलएलपी फाइल करना पड़ेगा। एंड नंबर टू, आपको अगर अपनी एग्जिस्टिंग एलएलपी का नाम क्या करना है बाबा, चेंज करना है, तो उसके लिए भी आपको फॉर्म रन एलएलपी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, आपने रन एलएलपी फाइल किया गाइस। अब रन एलएलपी वहां पे रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि यस ये रन एलएलपी जो आया, राइट, ये नाम तो किसी का है नहीं, द रजिस्ट्रार इफ सेटिस्फाइड subject to the rules and regulations जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, that the name to be reserved is not one which may be rejected on the ground referred in subsection 2 of section 15, right, तो वो वहां पे क्या कर देंगे, आपका नाम रिजर्व कर देंगे, और आपका ये जो नाम रिजर्व करते हैं वो 3 महीने के लिए रिजर्व करते हैं, रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जिस दिन इंटीमेशन करता है गाइस, द नेम शैल बी रिजर्व फॉर 3 months। 3 महीने के लिए गाइस आपका नाम रिजर्व हो जाएगा। क्या आप अपनी एलएलपी का नाम चेंज कर सकते हो, द आंसर इज यस, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, सेटिस्फाइड दैट कि आपने जो एलएलपी बनाया, राइट, या आपने एलएलपी का नाम चेंज किया, आपने एलएलपी बनाया या फिर आपने एलएलपी का क्या किया बाबा, नाम चेंज किया, राइट, बट आपने कोई गलत नाम ले लिया है या गलती से आपको गलत नाम दे दिया गया है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर ऑर्डर पास कर सकते हैं कि भैया आप अपनी एलएलपी का नाम चेंज कीजिए। ऐसा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेक्शन 17 के अंदर आप अपनी मर्जी से ये नाम चेंज नहीं कर रहे हो। सेक्शन 17 ये बोलता है कि चाहे सेक्शन 15 या 16 में कुछ भी लिखा हो, वेर जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड हुई है, राइट, कोई गलती से थ्रू इन एडवर्टेंस और अदरवाइज वेदर ओरिजिनली और बाय चेंज ऑफ नेम, राइट, अंडर अ नेम के जो ऑलरेडी किसी का नाम था सबसेक्शन 2 में, या फिर वो किसी नाम से आइडेंटिकल है, रिजेंबल है किसी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, और गलती से आपको, राइट, ये दे दिया गया है, तो ये एलएलपी क्या करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट such LLP to change its name and LLP shall comply with the said requirement within 3 months। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा आपको गाइस 3 महीने के अंदर अंदर ये नाम चेंज करना पड़ेगा, आफ्टर द डेट ऑफ डायरेक्शन और सच लॉन्गर पीरियड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ, राइट। सो गाइस विद इन 3 months आपको ये चेंज करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर LLP to change its name, right, LLP have to change its name within 3 months from the date of order।
3 महीने के अंदर अंदर आपको ये नाम चेंज करना पड़ेगा गाइस। अगर एलएलपी कोई कंप्लायंस करने से फेल हो गई, any LLP fails to comply with the direction given under subsection 1, तो वहां पे उसको पनिशमेंट रहेगा। एनी LLP अगर ये डायरेक्शंस नहीं करेगी फॉलो, तो 10,000 से 5 लाख तक का पेनल्टी वहां पे चार्ज हो सकता है। यानी ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है गाइस, इसको कंप्लायंस करना जिसका फर्ज है, राइट, उनको 10,000 से 1 लाख रुपए तक का चार्ज भुगतना पड़ सकता है। सो गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी आपको डायरेक्शन देता है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है गाइस, इस डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 से लेके 1 लाख तक का पेनल्टी लग सकता है अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया तो। एंड जो एलएलपी होगी गाइस, एलएलपी के ऊपर फाइन लग सकता है, वो 10,000 से 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। सो गाइस, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना बहुत इजी हो गया अभी। स्टेप 1, आपको फॉर्म रन एलएलपी फाइल करना पड़ेगा। आप भी मेरे साथ साथ लिखिए गाइस अपनी बुक में, फॉर्म रन एलएलपी फाइल करना पड़ेगा। स्टेप 2, आपको फॉर्म फिलिप फाइल करना पड़ेगा। ये मैं जिस हिसाब से लिखता हूँ उसी हिसाब से लिखना, फॉर्म फिलिप, आई स्मॉल करना गाइस फिलिप में। एंड देन आपको फॉर्म 3 फाइल करना पड़ेगा, जो एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। ये इनकॉर्पोरेशन के लिए है ये फॉर्म, एंड ये नाम रिजर्व करने के लिए। यहाँ पे जो ई फॉर्म 2 दिया है गाइस, इस ई फॉर्म 2 को निकाल दीजिए, उसकी जगह पे फॉर्म फिलिप लिखेंगे अपन, नया फॉर्म। ये आपको साथ में ही लिखना है गाइस। एंड देन आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर, इसको हाईलाइट करेगा इस, विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। यस गाइस, मैंने आपको बताया था कि दो पार्टनर के बीच में सारी बातें, राइट, ये एलएलपी एग्रीमेंट के जरिए ही डिसाइड होती है। सो यस, एलएलपी एग्रीमेंट आपको फाइल करना पड़ेगा। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है सर? तो म्यूचुअल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, सब कुछ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स के बीच में, राइट। जो भी उसकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज वगैरह जो होती है वो एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होती है गाइस। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन होता है। तो ये आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। सो 3 स्टेप्स प्रोसेस गाइस। ये अपन ई फॉर्म 2 याद नहीं रखेंगे,
ई फॉर्म 2 की जगह पे फॉर्म फिलिप याद रखेंगे गाइस। यहाँ पे ई फॉर्म 1 दिया हुआ है, ये भी बहुत पुराना है बिकॉज पिछले 2 साल से ये चेंज हो चुका है। बट अगर आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछते हैं राइट, तो उसके इसके अंदर तो और कुछ नहीं है, ये 1 2 3 ही है। इसको कैसे याद रखेंगे गाइस, 1 2 3, ई फॉर्म 1 2 3। नाम रिजर्व किया फॉर्म 1 में, एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया फॉर्म 2 में, एंड फॉर्म 3 में एलएलपी एग्रीमेंट फाइल कर दिया राइट। सो फॉर्म 3 अभी वही का वही है गाइस, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट फॉर्म 1 की जगह पे फॉर्म रन एलएलपी 2 साल से आ चुका है, उससे भी ज्यादा टाइम से। एंड फॉर्म 2 की जगह पे फॉर्म फिलिप आ चुका है। फिलिप का मतलब क्या होता है सर? सो फिलिप का मतलब होता है फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो उसके लिए गाइस फॉर्म फिलिप वहां पे इन्होंने बनाया है। यस गाइस, नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। यस गाइस, जितनी भी एलएलपी है, एवरी एलएलपी हैज टू फाइल फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11 राइट। ये आपको फाइल करना पड़ेगा एवरी ईयर विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी को गाइस एवरी ईयर आपको ये फाइल करना पड़ेगा। आप भी ये टॉपिक के बाजू में इस हिसाब से लिख दीजिए गाइस, कुछ इसी हिसाब से आप भी लिख दीजिए फॉर्म 8 फॉर्म 11 every year you have to file with the ROC। क्या लिखा है गाइस, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेगा। एलएलपी shall maintain such proper books of accounts as may be prescribed। मतलब आपको मेंटेन करना पड़ेगा गाइस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड अकाउंटिंग एंट्रीज राइट देता हुआ आपको बुक्स बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप सारे हिसाब किताब रखोगे। जो भी आप कामकाज करते हो गाइस हर 1 साल का राइट, आपको उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा रिलेटिंग टू इट्स अफेयर्स। चाहे फिर आपने कोई ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे किया हो या फिर अक्रूवल बेसिस पे किया हो। सर ये क्या होता है? अक्रूवल बेसिस पे मतलब बेटा आपने उधारी पे धंधा किया है सपोज कोई राइट, तो उसमें पैसा आया नहीं है बट आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा ना। आज सपोज मैं जनरल एंट्री की बात करूं, तो आज सपोज मैंने सचिन ठक्कर ने सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड जो है राइट, उसके कोई गुड्स बेचे कैश में, तो क्या जनरल एंट्री आएगा गाइस? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट आएगा, बराबर है। एक लॉ का बंदा जनरल एंट्री बोल रहा है, समझना। yes. अगर आज मैंने गुड्स बेचे तो जनरल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट राइट टू, या बैंक से पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, एंड टू क्या आएगा मेरा सेल अकाउंट। ठीक है, मैंने गुड्स सेल किए, मैं वहां पे नरेशन लिख दूंगा, जैसे बाबत जे आपका गुजराती में बोले तो बिंग बिंग गुड्स सोल्ड राइट बाय वे ऑफ कैश। अभी सपोज वही चीज, सपोज सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड वही चीज उधारी पे बेचता है सचिन एजुकेशन एलएलपी को, तो मेरा जनरल एंट्री क्या होगा गाइस? अभी सचिन एजुकेशन एलएलपी का अकाउंट मेरे को डेबिट करना पड़ेगा रे बाबा राइट, बिकॉज मैंने क्या किया है, उधारी पे बेचा है। तो सचिन एजुकेशन एलएलपी अकाउंट डेबिट होगा टू टू मैंने गुड सेल किया है, सेल परचेज है ना, तो सेल का अकाउंट मेरा क्या हो जाता है गाइस? क्रेडिट हो जाता है राइट। सो यहाँ पे मैंने जो भी उधारी का पीरियड पे जो गुड्स दिया होगा वो मेरे को क्या करना पड़ेगा गाइस? यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीइंग सो एंड सो। फिर यहाँ पे मैं लेजर बनाऊंगा, एससीएल का अकाउंट डेबिट करूंगा, सामने सेल लिखूंगा एससीएल के अकाउंट में राइट, एंड सेल अकाउंट में
मैं क्रेडिट साइड पे जाके वहां पे एससीएल का नाम लिख दूंगा, उस हिसाब से मैं मेरे लेजर्स बनाऊंगा, अकॉर्डिंगली मेरा ट्रायल बैलेंस बनेगा, अकॉर्डिंगली मेरा बैलेंस शीट बनेगा। सिंपल है गाइस, ठीक है ना। तो बहुत इजी चीज है जो हम 11-12 से ये करते रहते हैं। कोई लोग गुजराती मीडियम वाले गुजराती में करते थे, अभी आप लोग इंग्लिश में करते हो। सो गाइस मैंने चाहे कैश में बिजनेस किया हो या अक्रूवल बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस मतलब जो मैंने आपको बताया ना गाइस कि अभी उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट फिर भी वो चीज तो डेफिनेटली उसके अंदर आएगी आएगी। तो आपने चाहे कैश में बिजनेस किया हो या अक्रूवल बेसिस पे किया हो, राइट, वो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। देखो कोई चीज जितनी अमाउंट में डेबिट करता हूँ उतना ही मैं वहां पे क्या करता हूँ गाइस, क्रेडिट भी करता हूँ ना। सिंगल एंट्री थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, पान के गल्ले वाला थोड़ी ना हूँ, राइट, कि जो सिंगल एंट्री से बिजनेस करूंगा। तो अकॉर्डिंगली ये मैं कैसे करूंगा गाइस, डबल एंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट के मुझे सिस्टम के हिसाब से मुझे ये करना पड़ेगा। आपको ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करना पड़ेगा सब कुछ फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। जनरली 8 साल के लिए आपको सारी अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह ये सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है गाइस, राइट। सो एट द रजिस्टर्ड ऑफिस मुझे ये मेंटेन करना पड़ेगा गाइस। क्या मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे को बनाना है, बना के मेंटेन भी करना है रजिस्टर्ड ऑफिस पे, चाहे फिर मैंने कैश बेसिस पे गुड्स बेचा हो या अक्रूवल बेसिस पे बेचा हो, डजंट मैटर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी मुझे ये भी वहां पे आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा within a period of 6 months from the end of the each financial year. Prepare a statement of account and solvency for the said financial year, right, in such form as may be prescribed, and ये आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा with the signature of designated partner. So guys ये आपको every year फाइल करना है statement of accounts and solvency within 6 months from the end of the each financial year आपको ये बनाना पड़ेगा। मतलब कि आपका 31 मार्च को ईयर खत्म होता है, लेट्स से 31 मार्च 21 को खत्म हुआ, तो यहां से विदिन 6 मंथ्स मतलब बाय 30th September 2021, right, you are supposed to prepare this statement of account and solvency. राइट, ये आपको बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको ये फाइल भी करना पड़ेगा, फाइल विद रजिस्ट्रार एवरी ईयर। एवरी ईयर गाइज आपको ये फाइल भी करना पड़ेगा आरओसी के साथ। ये कब तक आपको फाइल करना पड़ेगा गाइज, सो 30th September पे आपने बनाया, राइट, एंड विद इन 30 डेज आपको ये फाइल भी कर देना पड़ता है। The LLP shall be audited. The accounts of LLP shall be audited in accordance with the such rules, right, as may be described. आपको गाइस ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, बट ये ऑडिट एवरी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है गाइस। So to get audited such accounts, right, because there are certain companies के जिसको exemption दे रखा है, अगर उसका टर्नओवर बिलो द लिमिट है या फिर उसका कंट्रीब्यूशन बिलो द लिमिट है तो उसको वहां पे एग्जम्पशंस है, उस कंपनी को ये अकाउंट्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसका कंप्लायंसेस नहीं किया गाइस, तो ये जो भी एलएलपी है उसको पनिशमेंट हो सकता है। $25,000 से 5 लाख रुपए तक का,
जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है गाइस, उसको 10,000 से 1 लाख रुपए तक का पनिशमेंट हो सकता है। ये दोनों के लिए सेम टू सेम रहेगा गाइस, मतलब ऊपर भी ये ऐसा ही आया था, राइट। इफ यू फेल्स टू कंप्लाई, तो एलएलपी के लिए सेम पेनल्टी है गाइस जो ऊपर थी, 25,000 से लेके 5 लाख। एंड अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर है कि जिसकी ड्यूटी है कंप्लायंसेस करना, एंड अगर उसने नहीं किया तो 10,000 से 1 लाख तक का पेनल्टी उसको हो सकता है। सो गाइस एक चीज हमने देखी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, जो आपको बनाना पड़ता है। पहले प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में देखा, देन उसके बाद आपने बैलेंस शीट वगैरह बनाया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, राइट। एंड देन जरूरत पड़ने पर ये आपको ऑडिट भी करवाना पड़ता है। अभी गाइस एक और फॉर्म है जो आपको वहां पे बनाना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, एंड उस फॉर्म का नाम है, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न ये गाइस आपको, ये जो फॉर्म है ना एनुअल रिटर्न, ये आपको विद इन 60 डेज, आपका ईयर क्लोज होता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर ही ये आपको बनाना पड़ेगा एंड फाइल करना पड़ेगा आरओसी को, विद इन 60 डेज ओनली। आपका ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, राइट, विद इन 60 डेज। मतलब के 30 दिन अप्रैल के, 30 दिन मई के, सो बाय 30th मई आपको ये एनुअल रिटर्न आरओसी के साथ फाइल कर देना है गाइस। Every LLP shall file an annual return duly authenticated मतलब signed, ठीक है। ऑथेंटिकेट यहाँ पे लिखा है, मतलब कौन सा वाला चाहिए, ये आपको साइन करके फाइल करना है विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन सच फॉर्म एंड मैनर, राइट, एज मे बी स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है तो आपको 30 मई तक ये फाइल कर देने का। ये हमने 31 मार्च 21 को खत्म किया है, तो 30 मई 21 तक हमको ये फाइल कर देना पड़ेगा। राइट, ये नया फीचर्स है गाइस एलएलपी का। अगर इसमें भी आपने कंप्लायंसेस नहीं किया तो सेम पेनल्टी है गाइस। एलएलपी के लिए 25,000 से 5 लाख, एंड पार्टनर्स के लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए 10,000 से 1 लाख है। तो गाइस सबके लिए आप देखो, ये तो फाइन जो दिया है कि आप कंप्लायंस नहीं करते हो तो इतना फाइन आपको लग सकता है, तो वो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है गाइस। 25,000 से 5 लाख एलएलपी के लिए है, एंड 10,000 से 1 लाख वहां पे पार्टनर्स के लिए है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वी कैन से। सो गाइस दो फॉर्म्स है, फॉर्म 8, फॉर्म 11। ये फॉर्म 8 था एनुअल रिटर्न वाला जो था गाइस, वो ये फॉर्म 8 है गाइस, ये आपको विद इन 60 डेज फाइल करना पड़ता है। अपना माइक बंद रखिएगा इस। फॉर्म 8 है गाइस, वो आपको विद इन 60 डेज फाइल करना पड़ता है। उसका डेट भी फिक्स है बाय 30th मई। एंड ये जो फॉर्म 11 है, राइट, वो विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ईयर ये आपको फाइल करना पड़ता है, राइट। ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका एनुअल रिटर्न था। आपको एनुअल रिटर्न याद रखोगे तो चलेगा, राइट। आपको नाम फॉर्म 8 याद रखने की जरूरत नहीं है, नंबर। एंड ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी है, जो विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ईयर, राइट, वो आपको वहां पे प्रिपेयर करना पड़ेगा।
सो दिस इज द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स गाइस जो एवरी एलएलपी को करना पड़ता है। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के बारे में बात की। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेगा, कैश बेसिस पे किया हो या अक्रूवल बेसिस पे किया हो, एंड ये आपको एवरी ईयर मेंटेन भी करना पड़ेगा। This is required to be maintained guys every year. ठीक है, देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी के बारे में डिस्कस किया अपन ने, जो आपको बनाना पड़ेगा, एवरी ईयर फाइल करना पड़ेगा, एंड दिस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने ये नहीं किया टाइम पे तो आपको ये सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। सेम गोज टू एनुअल रिटर्न गाइस, ये आपको 60 डेज के अंदर अंदर कर देना पड़ेगा, 30th मई तक एवरी ईयर। वो भी आपको टाइमली कंप्लाई करना पड़ेगा।